मूवी स्टार्ट होती है और हमें प्रोफेसर ट्रेवर को दिखाया जाता है और ये एक वोल्केनोलॉजिस्ट होता है और ये यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होता है जहाँ पर ये वोल्केनो पर शोध करना बताता है। ट्रेवर का एक भाई भी होता है और वो भी एक वैज्ञानिक था और वो अर्थ की कोर पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन पिछले 10 साल से उसका किसी को नहीं पता कि आखिर वो कहाँ गया और मैक्स की रिसर्च पर यूनिवर्सिटी में अभी भी काम जारी था। तब यहाँ पर ट्रेवर का एक साथी आता है और वो उसे बताता है कि अब तुम्हारे भाई की रिसर्च का काम बंद किया जा रहा है। अब इस पर ट्रेवर उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारा भाई पिछले 10 सालों से लापता है और हमें तुम्हारे भाई के बारे में ये भी नहीं पता कि आखिर वो जिंदा है भी या नहीं, और अब साथ ही हमारे पास रिसर्च की लैब के लिए कोई फंडिंग भी नहीं आ रही है। अब ट्रेवर ये बात सुनकर काफी उदास होता है और ये अपने घर वापस आ जाता है। अब ट्रेवर यहाँ आकर देखता है कि उसके भाई मैक्स की वाइफ यहाँ पर आई हुई है, जो कि मैक्स के बेटे यानी कि ट्रेवर के भतीजे को यहाँ पर 10 दिन के लिए छोड़ने के लिए आई थी, और साथ ही वो यहाँ पर ट्रेवर के भाई मैक्स का एक रिसर्च बॉक्स ट्रेवर को देती है। अब इसके बाद ट्रेवर जब उस बॉक्स को खोलता है तो इसमें उसके भाई का कुछ सामान निकलता है और साथ ही इस बॉक्स में उसके भाई की एक फेवरेट बुक भी होती है और इस किताब का नाम होता है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इसे जूल्स नाम के एक राइटर ने लिखा होता है, जो कि एक पूरी तरह से काल्पनिक किताब थी। अब इसके बाद जब ट्रेवर उस किताब को खोल के देखता है तो उसमें उसे उसके भाई के कुछ नोट्स दिखाई देते हैं जो कि उसके भाई ने इसमें लिखे थे, और इस नोट में उसके भाई ने 3 जगहों के बारे में बताया होता है। अब ट्रेवर ये सब देखने के बाद अपने भतीजे शॉन को लेकर अपनी लैब में आ जाता है और वो यहाँ आकर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर इन जगहों को चेक करता है, और ये तीनों वो जगहें थी जहाँ पर वोल्केनो थी, और इस समय इन तीनों जगहों का एनवायरनमेंट वैसा ही था जैसे कि अब से 10 साल पहले था जब ट्रेवर का भाई अचानक से ही गायब हो गया था। अब यहाँ पर ट्रेवर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है कि इन 3 जगहों के अलावा एक चौथी जगह ऐसी भी है जहाँ का एनवायरनमेंट ठीक इन तीनों जगह जैसा ही है, और ये जगह होती है आइसलैंड। अब ट्रेवर आइसलैंड जाने की तैयारी करने लगता है। अब वो यहाँ पर अपने भतीजे शॉन को बताता है कि तुम्हारे पिता और मैं हमेशा वोल्केनिक ट्यूब के बारे में बातें किया करते थे, और ऐसा हो सकता है कि वोल्केनो के अंदर कोई वोल्केनिक ट्यूब हो, यानी कि कुछ ऐसे रास्ते हो सकते हैं जो हमें धरती के सेंटर तक पहुंचा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज से 10 साल पहले मैक्स भी इसी की खोज में शायद आइसलैंड गया होगा, और अब मैं भी इसका पता लगाने के लिए आइसलैंड ही जा रहा हूँ। अब वो यहाँ पर अपने भतीजे शॉन को अपने साथ ले जाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता, और अब इसके बाद ट्रेवर अपने भतीजे शॉन को लेकर आइसलैंड पहुंच जाता है, और यहाँ पहुंचकर ये लोग एक साइंटिस्ट के पास आते हैं जो कि वोल्केनो पर रिसर्च किया करता था, लेकिन यहाँ पर वो साइंटिस्ट नहीं होता, और दरवाजा उसकी बेटी हना खोलती है। हना इन लोगों को बताती है कि उसके पिता तो 3 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। अब यहाँ पर ट्रेवर इसे अपने भाई की वो किताब दिखाता है जिसे पढ़कर ये यहाँ तक आया था। ट्रेवर हना से कहता है कि मुझे पूरा विश्वास था कि शायद मेरा भाई यहाँ आकर तुम्हारे पिता से जरूर मिला होगा। अब हना ये किताब देख लेने के बाद अपने पिता की बिल्कुल सेम यही किताब दिखाती है। अब ये लोग जब इस किताब पर मौजूद दोनों नोट्स को मिलाते हैं तो ये दोनों नोट्स आपस में एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पर हना ट्रेवर से कहती है कि ये एक काल्पनिक किताब है, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो बातें भी इस किताब में लिखी हैं, यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ के बारे में, वो सभी बातें सच हैं, और जो लोग भी इस किताब में लिखी सभी बातों को सच मानते हैं, मेरे पिता उनमें से एक थे। वो कहती है कि मेरे पिता को पूरी तरह से यकीन था कि जमीन के नीचे कोई ना कोई दुनिया है। अब यहाँ पर ट्रेवर इससे कहता है कि मैं उस ज्वालामुखी तक जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हना ट्रेवर से कहती है कि वहां पर तुम्हारी गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर चारों तरफ पहाड़ हैं, और क्योंकि मैं एक माउंटेन गाइड हूँ इसलिए मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकती हूँ। और अगले दिन ये लोग एक लंबी जर्नी करने के बाद ये लोग उस वोल्केनो तक पहुंच जाते हैं, और यहाँ पहुंचकर इन लोगों को वो डिवाइस मिल जाता है जिसके चलते ट्रेवर को यहाँ के वेदर के बारे में पता चला था, और ये डिवाइस 10 साल पहले इसके भाई ने लगाया होता है, लेकिन इससे पहले कि ट्रेवर इस डिवाइस को खोलता है यहाँ का मौसम खराब हो जाता है। यहाँ पर बिजली चमकना शुरू हो जाती है जिस पर हना और शॉन एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। अब इसके बाद वो ट्रेवर को भी तुरंत अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन ट्रेवर उस डिवाइस के बिना नहीं आना चाहता था। अब कुछ देर मेहनत करने के बाद ट्रेवर उस डिवाइस को निकाल लेता है, लेकिन ये डिवाइस बिजली को अट्रैक्ट कर रहा होता है जिसके चलते ट्रेवर के चारों तरफ बिजली गिरना शुरू हो जाती है। अब हना उससे कहती है कि तुम्हें इस डिवाइस को फेंकना होगा, और इसलिए ट्रेवर अपनी जान बचाने के लिए उस डिवाइस को फेंक देता है, और तभी बिजली उस गुफा के ऊपर गिरती है जिसके चलते उस गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। अब ये तीनों लोग इस गुफा के अंदर फंस चुके थे, जिस पर हना इन्हें बताती है कि इस गुफा के अंदर एक बहुत ही पुरानी माइन भी है, और अब उस माइन में किसी भी तरह का कोई काम नहीं होता, और हम लोगों को अब उस माइन तक पहुंचना होगा। अब ये तीनों लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब इन लोगों के सामने एक बहुत ही गहरी खाई आ जाती है। अब इस खाई से उतरने के बाद ये लोग उस माइन तक पहुंच जाते हैं, और इस माइन के अंदर बहुत सारी ट्रॉली और ट्रेन की पटरियां होती हैं। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि अब हम शायद यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब इसके बाद ये तीनों उस ट्रॉली पर बैठ जाते हैं, और अब इसके बाद ट्रॉली एक तेज रफ्तार में नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अब कुछ देर के बाद इन लोगों की ट्रॉलीज अलग अलग हो जाती हैं, और अब जिस ट्रॉली में हना होती है उस ट्रॉली का ट्रैक खत्म होने वाला था, और अब इसलिए ट्रेवर हना को बचाते हुए उसे अपनी ट्रॉली में ले लेता है, और अब इसके बाद ट्रेवर की ट्रॉली का भी ट्रैक खत्म होने वाला होता है। अब टकराने से पहले ही ये लोग उस ट्रॉली से कूद जाते हैं, और वो ट्रॉली सीधी जाकर एक दीवार में टकराती है। अब इसके बाद यहाँ पर शॉन भी पहुंच जाता है, और अब इसके बाद ये लोग देखते हैं कि ट्रॉली के दीवार में टकराने से वहां पर एक बहुत ही बड़ा होल हो गया है,
और अब इसके बाद जब ये लोग उस होल के अंदर जाते हैं तो ये काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे डायमंड होते हैं और ये देखकर शॉन उन्हें अपने बैग में भर लेता है। तभी इन लोगों को यहाँ पर कुछ छटकने की आवाज आती है। अब ये देखकर ट्रेवर समझ जाता है कि ये लोग एक वोल्केनिक ट्यूब के ऊपर खड़े हैं और ये वही जगह होती है जहाँ से वोल्केनो इरप्ट होता है। अब इसके बाद वो अपने भतीजे शॉन से कहता है कि तुम धीरे धीरे यहाँ से निकलो। और जब शॉन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है तभी उसके बैग से एक डायमंड गिर जाता है और इस डायमंड के गिरने के चलते वो पूरी सरफेस ही टूट जाती है। अब ये लोग नीचे खाई में गिरना शुरू हो जाते हैं। कई मिनटों तक लगातार गिरने के बाद भी ये लोग नीचे जमीन तक नहीं पहुंचते। अब यहाँ पर ट्रेवर गिरते हुए इन लोगों को बताता है कि जूल्स की किताब में इसके बारे में भी बताया गया है। ट्रेवर इन लोगों को बताता है कि हजारों मील लंबी भी हो सकती है। वो इनसे कहता है कि जब हम लोग नीचे पहुंचेंगे तो एक वाटर स्लाइड आएगा और इसके बाद इन लोगों को कुछ पानी की बूंदें हवा में उड़ती हुई दिखाई देती हैं। अब इसके बाद ये तीनों लोग एक वाटर स्लाइड में गिरते हैं जिससे होते हुए ये लोग एक बहुत ही बड़े पानी के होल में पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद ये तीनों पानी से बाहर निकलते हैं और आसमान में देखते हैं कि बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं और ये सभी पक्षी इनके चारों तरफ उड़ रहे थे। हैना इससे पूछती है कि क्या तुमने कभी इन पक्षियों को देखा है? ट्रेवर इससे कहता है कि हाँ, मैंने इन्हें म्यूजियम में देखा है, लेकिन ये पक्षी आज से 150 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर हुआ करते थे और अब ये पूरी तरह से धरती से गायब हो चुके हैं। अब इसके बाद ये तीनों लोग गुफा से बाहर आते हैं और गुफा से बाहर आते ही ये तीनों चौंक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक पूरे का पूरा वर्ल्ड होता है। और ये देखकर ट्रेवर समझ जाता है कि उसका भाई और हैना के पिता बिल्कुल सही थे क्योंकि ये सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, यानी कि एक ही दुनिया के अंदर मौजूद दूसरी दुनिया। और जैसी इमेजेस जूल की किताब के अंदर थी वैसी ही जगहें यहाँ पर भी होती है। ट्रेवर इन लोगों को बताता है कि यहाँ पर जरूर कोई आया होगा और उसने ये सारी बातें जूल्स को बताई होंगी और इसीलिए जूल्स ने किताब लिखी थी, यानी कि यहाँ से जरूर कोई ना कोई बाहर निकला होगा और अगर यहाँ से वो इंसान बाहर निकला होगा तो हम भी निकल सकते हैं। अब इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पर इन्हें पेड़ पर बना हुआ एक घर दिखाई देता है। अब इस घर के अंदर जाने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर ट्रेवर का भाई मैक्स रुका था। इन लोगों को यहाँ पर मैक्स की डायरी और उसके कुछ नोट्स भी मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैना को दिखाया जाता है जिसे कि मैक्स की बॉडी मिल जाती है। अब वो ये बात ट्रेवर और शॉन को बताती है और ये दोनों मैक्स की मौत की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। अब यहाँ पर मैक्स के नोट्स से इन लोगों को पता चलता है कि इस जगह का टेम्परेचर कभी भी 200 डिग्री तक पहुंच सकता है। अब यहाँ पर शॉन कहता है कि यहाँ का अभी टेम्परेचर 95 डिग्री है। ट्रेवर इन लोगों से कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब यहाँ का टेम्परेचर 82 डिग्री था और इसका मतलब है कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब हैना यहाँ पर मैक्स के नोट्स को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि जूल्स की किताब के अनुसार मुझे इस ओशियन को नॉर्थ साइड से पार करना होगा जहाँ पर एक गर्म पानी का झरना होता है जो कि उल्टा बहता है और ये लोग उससे सतह तक पहुंच सकते हैं। अब इसके बाद ये लोग यहाँ पर एक नाव बनाते हैं और यहाँ की अब गर्मी भी तेजी से बढ़ने लगी थी और अब इससे पहले कि इस जगह का टेम्परेचर 135 डिग्री से ऊपर होता है ये लोग अपनी नाव से यहाँ से निकल जाते हैं। अब इन लोगों के पास नाव को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मैक्स का पैराशूट भी होता है जिससे कि मैक्स यहाँ नीचे तक आया होगा। अब इन लोगों की नाव तेजी से समुद्र में आगे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इस समुद्र में बहुत ही खतरनाक मछलियां भी होती हैं जो कि इन पर अटैक कर देती हैं। लेकिन तभी इसी समुद्र का एक बहुत ही बड़ा क्रीचर बाहर आता है जो कि इन छोटी मछलियों को खाना शुरू कर देता है। अब इसके बाद ये लोग अपनी नाव को मोड़ लेते हैं, लेकिन अब हवाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि जिस लकड़ी से इनका पैराशूट बंधा होता है वो लकड़ी ही टूट जाती है। अब इसके बाद शॉन पैराशूट की दोनों रस्सियों को पकड़ लेता है, लेकिन वो इस पैराशूट को कंट्रोल नहीं कर पाता और इसलिए वो इस पैराशूट के साथ ही उड़ जाता है। अब इसके बाद जब शॉन की आंख खुलती है तो वो किनारे पर होता है और इसे यहाँ पर वही पक्षी दिखाई देता है जो कि इन्हें सेंटर ऑफ द अर्थ के अंदर आने के बाद दिखे थे। अब इन्हीं पक्षियों में से एक पक्षी शॉन को रास्ता दिखाता है, वो उन्हें एक पहाड़ी रास्तों के बीच ले आता है। अब यहाँ पर आकर शॉन उड़ने वाले पत्थरों को देखता है और ये सभी पत्थर अपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण हवा में झूल रहे होते हैं। अब शॉन ये देखकर समझ जाता है कि अगर यहाँ पर पत्थर उड़ सकते हैं तो यहाँ पर उल्टे पानी का बहने वाला झरना भी होगा, लेकिन यहाँ पर शॉन को इस जगह को पार करने के लिए उन पत्थरों से ही होकर जाना होगा और इन पत्थरों के नीचे एक बहुत ही गहरी खाई होती है। अब यहाँ पर शॉन हिम्मत दिखाते हुए उन पत्थरों को पार करने लगता है। अब दूसरी तरफ हमें हैना और ट्रेवर को दिखाया जाता है और ये दोनों भी किनारे तक पहुंच चुके थे। अब ये लोग चलते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक पौधा हैना पर अटैक कर देता है। वो यहाँ पर अपनी टहनियों से हैना का गला दबाता है, लेकिन इससे पहले कि वो हैना को मारता ट्रेवर उस पौधे को जड़ से उखाड़ देता है जिससे कि वो पौधा मर जाता है। दूसरी तरफ शॉन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत ही बड़े डायनासोर्स के कंकाल पड़े थे और इससे पहले कि शॉन कुछ समझ पाता तभी उस पर एक डायनासोर अटैक कर देता है। अब शॉन यहाँ से चिल्लाता हुआ भागता है और पत्थरों के बीच जाकर छिप जाता है और इससे पहले कि वो डायनासोर शॉन को मार पाता है कि ट्रेवर वहां पर पहुंच जाता है क्योंकि ट्रेवर ने शॉन की आवाज सुन ली थी और इसलिए ट्रेवर पीछे से दीवार तोड़कर शॉन को बाहर निकाल लेता है। और तभी ये लोग देखते हैं कि इनके सामने वही झरना है जिसका पानी उल्टा बहता है और यही वो जगह होती है जहाँ से ये लोग बाहर निकल सकते हैं। अब ये तीनों के तीनों लोग उस झरने की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और वो डायनासोर अभी भी इनके पीछे ही होता है। अब यहाँ पर ट्रेवर को पता चल जाता है कि जिस जमीन पर ये लोग भाग रहे हैं वो जमीन कच्ची है और इसलिए वो शॉन और हैना को यहाँ से दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है। और अब जैसे ही वो डायनासोर ट्रेवर तक पहुंचने वाला होता है कि वो जमीन नीचे धंस जाती है और इससे वो डायनासोर खाई में गिर जाता है। अब ये तीनों के तीनों लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो गर्म पानी का झरना था, लेकिन इन लोगों को यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक नाव की जरूरत होती है। तभी यहाँ पर हैना डायनासोर के एक कंकाल के सर को नाव बनाकर यहाँ पर ले आती है। अब ये तीनों लोग इस नाव में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक ढलान आती है जहाँ पर इनकी नाव का कंट्रोल खत्म हो जाता है और अब इनकी नाव पानी की एक बहुत ही गहरी खाई से नीचे गिरती है और यहाँ गिरकर इनकी नाव चट्टानों के बीच में फंस जाती है। अब ये लोग नीचे झांक कर देखते हैं कि गर्म लावा इनकी तरफ तेजी से ऊपर आ रहा होता है। ट्रेवर इन लोगों से कहता है कि हम लेट हो गए, वो झरना खत्म हो चुका है।
अब यहाँ पर ट्रेवर इन लोगों को बताता है कि अब यहाँ पर पानी 2 या 3 घंटों के बाद आएगा और तब तक हम लोग यहाँ पर गर्मी से ही मर जाएंगे। तब यहाँ पर हैना देखती है कि दीवार से पानी रिस रहा होता है और ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि दीवार के उस पार बहुत सारा पानी है। यहाँ पर इस झरने की दीवारों में मैग्नीशियम भी होता है जिसे कि आसानी से ब्लास्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर ट्रेवर उस मैग्नीशियम को ब्लास्ट कर देता है और अब इससे बहुत सारा पानी उस लावे में जाकर गिरता है। अब पानी के लावे में गिरने के चलते यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्ट्रीम बनती है और इनकी नाव एक बहुत ही बड़े प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ जाने लगती है और कुछ देर के बाद ये लोग उस ज्वालामुखी से बाहर निकल आते हैं। अब इनकी नाव बहुत ही तेजी से ढलान से होती हुई नीचे की तरफ आती है और इसके बाद इन लोगों की नाव एक किसान के घर से आकर टकरा जाती है। अब किसान अपने फसलों के नुकसान से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इसीलिए वो किसान इन्हें इटालियन भाषा में गालियां बकता है और अब ये लोग यहाँ पर समझ जाते हैं कि ये लोग अब इटली में हैं। अब यहाँ पर शॉन एक हीरा निकालता है जो कि उस माइन से ले आया था और इस हीरे के बारे में इन लोगों में से किसी को भी कुछ नहीं पता था और शॉन ये हीरा उस किसान को दे देता है। यहाँ पर शॉन के बैग में और भी बहुत सारे हीरे निकलते हैं और अब इसका मतलब था कि ये लोग अब काफी ज्यादा अमीर भी हो चुके हैं। और अब यहाँ पर हैना और ट्रेवर एक दूसरे को किस करते हैं क्योंकि अभी दोनों आपस में प्यार करने लगे थे। अब इसके बाद ट्रेवर अपने भाई की लैब में पहुंचता है जो कि फंडिंग के चलते बंद कर दी गई थी और ये उसे दोबारा शुरू करा देता है। अब इसके बाद शॉन जब अपने घर जा रहा होता है तब ट्रेवर उसके पिता की उसे एक और किताब देता है और इस किताब का नाम होता है लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। यहाँ पर ट्रेवर शॉन से पूछता है कि तुम क्रिसमस की छुट्टियों में क्या कर रहे हो। शॉन कहता है कि कुछ नहीं, जिस पर ट्रेवर इससे कहता है कि शायद हम यहाँ पर जा सकते हैं। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।